सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये बहुत अच्छी बात है खालिद भाई कि इस वक्त जो हमारे पैनल में जो लोग मौजूद हैं बड़े समझदार, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और बड़े सोच और समझ रखने वाले लोग हैं। और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं खालिद भाई कि एक बात प्रधानमंत्री ने कही और चुनाव के दरमियान से उसमें बात कही थी, उसको जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक टीम इंडिया की अब जरूरत है, और जिस तरह से संकट है, आपने भी बात वहीं से शुरू की थी ना, कोरोना से, कि सबसे बड़े सामने चैलेंज वही है। तो अब जो खटास और जो तमाम तरह की चीजें थी वो अब खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया और सबको, रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर दिया, और रूडी साहब खुद भी कह रहे हैं बधाई। सबसे पहला सेंटेंस उन्होंने बधाई वाला ही बोला कि शुभकामनाएं दी। तो अब यहां से जो टीम इंडिया की बात थी उसको आगे बढ़ के, आगे उसका खैर मकदम करके उसको लिया जा सकता है। लगता है कि शुरुआत की जा सकती है, या नहीं फिर ठीक है, अभी जो बातें तमाम सारी हो रही थी इलेक्शन में, हम उसी तरफ रुके रहेंगे, हम उसी तरफ खड़े रहेंगे। खालिद जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बधाई के पात्र जो है बधाई देने पड़ते हैं। अब पूरे पूरे हिंदुस्तान में और इतिहास को उठाकर दे दिएगा, कोई भी इलेक्शन जीता है, वो प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो या एमपी का हो, वो लोग बड़े ओहदे पे जो रहते हैं वो बधाई देते हैं, जो सरकार में रहते हैं वो बधाई देते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार। इससे मुझे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं लगता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने अभी ट्वीट करके कहा कि टीम इंडिया को एक खड़ा होकर साथ लड़ने के, मैं तो पहले ही आपके चैनल में बैठने के साथ ही कहा कि अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो कोरोना काल, कोरोना सेकंड स्ट्रेन जो सबसे भयावह है, भयंकर ये स्ट्रेन है, इससे लड़ाई लड़ने के लिए हमें सबको इकट्ठे होने की जरूरत है, और इकट्ठा होना बिल्कुल जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन भाई साहब, मैं इतना जरूर कहूंगा सर कि जिस तरह से लेकिन इसी लेकिन से डर लगता है, लेकिन इसी लेकिन से डर लगता है। बोलिए। मैं इसलिए लेकिन कहा कि जब इलेक्शन 8वें चरण का इलेक्शन होने का था, तो 2 रोज पहले एक मीटिंग को खारिज करके नरेंद्र मोदी जी ये समझाना चाह रहे हैं बंगाल के जनता को और भारत को कि हम इकट्ठा होने चाहते हैं। आप 2 महीना तक पूरे दफ्तर को बंगाल में रख दिए और कोरोना काल को बढ़ाते हुए पूरा कोरोना, मैं समझता हूं बंगाल में लाखों लोग, बंगाल से बाहर के लोग होटलों में, गेस्ट हाउस में करोड़ों रुपया लेके बैठ के यहाँ पे सारे लोग को ये पैसा बांटने लगे थे। तो उस समय उनको ये याद नहीं थी, और आज नरेंद्र मोदी जी को याद है। इसके बावजूद खालिद साहब क्या आप जो बोल रहे हैं, खालिद साहब जो आप बोल रहे हैं उसपे आपका ध्यान है ना? खालिद साहब आपने बात के जो बोला उस पर ध्यान है ना आपका? क्या बोला है आपने? सुना ना आपने आपको बोला उसपे आपका बिल्कुल मुझे ध्यान है। आप ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया लेके होटल में बैठ के, ये करोड़ों रुपया लेके बैठ के करोड़ों रुपया बांट रहे थे, ये आपने बोला है? बिल्कुल यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए इन लोग ने वो हरबा इस्तेमाल किया, पैसे का हरबा। तो ममता बनर्जी ने इसीलिए कही थी कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जितना रुपया लो जरूर लो, क्योंकि ये टैक्स का पैसा, ये आप लोग का पैसा, ये हमारा पैसा है, लेकिन वोट जब देना तो सोच समझ कर आप तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि ये लोग बाहर से आकर आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। और इसी तरह से टीम इंडिया बनाने की बात, टीम इंडिया बनाने की जा रहे हो ना, टीम इंडिया। फिर देखिए अभी आप सर आप इनको इन्वॉल्व कर दिए। अब मैं अगर बोलूं बीच में तो आपको उनको बुरा लग जाएगा। अरे तो भाई आप ही थोड़ी ना बोलेंगे, मैं कह रहा हूं। नहीं आप ही थोड़ी ना बोलेंगे जनाबे आली, हुजूर आप ही थोड़ी ना बोलेंगे जनाब आला। मैं तो आप बुलवाने के लिए बैठाए हैं तो मैं तो बोलूंगा, लेकिन आप टीम इंडिया तो क्या 24 घंटा आप ही थोड़ी? अरे अब दूसरे भी तो बैठेंगे, 3 लोग बैठे। ऑडियो डाउन, टीएमसी ऑडियो डाउन। No, this is not the way. This is not your debate. मेरे में मत डिबेट ऐसे नहीं हो सकती, मेरे में डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। 1 by 1 ही बोलेगा आदमी। और प्लीज मेरी डिबेट में आप एक करके बोलिए, ऐसे नहीं है कि लगातार बोलते चले जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। राज लहरी साहब प्लीज कंटिन्यू। टीम इंडिया बनाने की बात है, कैसे बनाए आप बताइए। दूसरी बात ये जो आप पैसे के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या 2009 के चुनाव में यूपीए सरकार इस प्रकार से बनी थी? 2011 में ममता बनर्जी जी के साथ जो यूपीए का गठबंधन सरकार बनी थी पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार से बनी थी। 2004-2009 में केंद्र में यूपीए सरकार बनी थी, इस प्रकार से बनी थी। इसलिए सब अपने एक्सपीरियंस, हमारे बंगाल में कहावत है, आपोनी आचोरी ओन्नेरे सिखाओ, मतलब जो खुद प्रैक्टिस करते हो वही दूसरों को सिखाया जाता है। तो क्या ये करते हो आप? जो सैलाव भाजपा के जिस प्रकार से भाजपा जीत के आया है,
उसको आप बोल रहे हो कि वो पैसा देके जीता गया है, आप भी इस प्रकार से जीतते आए हो। तो 1984 में जो 412 सीट्स मिले थे आपको, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक आप थे, वो पैसे देके आपने जीते थे क्या? आप पूरे भारत के वर्ष के एक साथ इतने सारे लोग को एक साथ अपमान मत करिए और आप कह रहे हो टीएमसी के प्रवक्ता को कहूंगा अपमान मत करिए। 216 हैं आप, अपमान मत करिए, जनता का अपमान नहीं करना चाहिए। बोल सकते हैं आपने पूरे भारत के मतदाता मैं वही बात कर राजहरी साहब, मैं वही बात कह रहा हूँ। वोट दिया है जी 40% लोग मध्य प्रदेश, नहीं अपमान मत करिए। 216 सर, मध्य प्रदेश की हॉर्स राइडिंग को याद करवाइए, गोवा की हॉर्स राइडिंग को याद करवाइए, मिजोरम की हॉर्स राइडिंग को याद करवाइए, कर्नाटक की हॉर्स राइडिंग को याद करवाइए। ये सब इतना जल्दी भूल जाने से जनता नहीं भूलेगी। मैं समझता हूँ जनता चालाक है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। राइट राजीव 40 की बातें कर रहे हो। आपको भाषणबाजी मत करो, भाषणबाजी नहीं करिए, भाषण नहीं चलेगा। राजहरी साहब कूल डाउन, राजहरी साहब आप प्लीज कूल डाउन, राजहरी कूल डाउन। तौसीफ साहब का कमेंट आपका, फिर आई विल गो टू राजीव प्रताप रूडी साहब। तौसीफ खान, टीम इंडिया बनाने की बात है, कैसे बने ये बताइए। कोरोना से लड़ाई लड़नी है, मुल्क को आगे बढ़ना है, चुनाव हो गए, अब खत्म हो गए टीम इंडिया के निर्माण के। देश के सामने सबसे बड़ा संकट जिसका कि टीएमसी के प्रवक्ता ने उल्लेख किया, लेकिन टीम इंडिया बनाई कैसे जाए, इसके बारे में सुझाव आपके पास हो तो आप रखिए सामने। तौसीफ खान, टीम इंडिया बनाने की मांग ममता बनर्जी ने फरवरी महीने में किया था। ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट किया था नरेंद्र मोदी सरकार से कि आप स्टेट्स को अलाउ कीजिए कि वो अपना प्रोक्योरमेंट लॉन्च करें वैक्सीनेशन को लेकर के। पहले जो तरीका था, जो उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को इनकार कर दिया। अभी हाल में ही थोड़े दिन पहले ये अलाउ किया है कि हाँ, अब सारे स्टेट्स जो हैं उनको ये परमिशन दिया जाता है कि वो प्रोक्योर कर सकते हैं वैक्सीन। तो टीम इंडिया की मांग तो ममता बनर्जी ने की थी और एंटी इंडिया का काम नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वो सारी चीज को अपने हाथ में रखना चाह रहे थे। यही वजह है कि आज ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इतनी लोगों की मौत हो गई दिल्ली में और दूसरे राज्यों में। टीम इंडिया का काम कैसे होता अगर नरेंद्र मोदी जी प्रोएक्टिव होते। हमारे देश में जैसे दुनिया भर में आया था कोरोना तो हमारे देश में भी कोरोना पिछले साल आया, लेकिन पिछले एक साल में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैंपेनिंग में लग गई। 5 स्टेट में वो कैंपेनिंग करने बिजी हो गए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का दफ्तर खाली हो गया। प्रधानमंत्री के दफ्तर में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, डिसीजन लेने के लिए कोई रहा नहीं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फोन करते हैं मुझे प्रधानमंत्री से बात कराओ, तो पीएमओ कहता है कि पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो बंगाल में। ये तो आप कह चुके हैं बात। सजेशन कोई सजेशन देना है? सजेशन यही है, सजेशन जो ऑलरेडी जिस तरीके से बंगाल की अगर आप बात करें तो बंगाल से ममता बनर्जी ने पत्र लिख करके ऑलरेडी बोल चुका है। प्रोएक्टिव स्टेप के तौर पे ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए आप सिलेंडर को जो है जो यहाँ से डाइवर्ट किया जाता है उसके बारे में सोचिए। वैक्सीन जो है स्टेट में सप्लाई की कमी है, नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐलान तो कर दिया कि 45 साल के नीचे वालों को भी वैक्सीन मिली जाए, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसके लिए वो काम कर टीम इंडिया बनाने की बात। डिफरेंस है, कहीं 200 रुपए है तो कहीं पे 400 रुपए, तो ये टीम इंडिया कैसे बनेगा? अगर सेंटर खरीदेगा 150 रुपए में और स्टेट खरीदेगा 400 रुपए में तो ये टीम इंडिया नहीं बनेगा। तो आप इस पे देखिए कि वैक्सीन की जो प्राइसिंग है उसमें देखिए बात टीम इंडिया के लिए ममता बनर्जी ने कहा फ्री में दीजिए सारे लोगों को, पूरे देश भर में वैक्सीनेशन फ्री में दीजिए। ममता बनर्जी ने डिमांड किया और आज उन्होंने बोला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कल से महात्मा गांधी स्टैच्यू के सामने बैठने वाली है। ऐसे बनेगा टीम इंडिया। राजीव प्रताप रूडी, एक तो आप बोले। एक तो कभी कभी हिंदी के शो में कुछ अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, तो हॉर्स राइडिंग नहीं, वो हॉर्स ट्रेडिंग होता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं जब कभी कभी शब्द उलट दिए जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। तो वो हॉर्स राइडिंग की बात कर रहे थे, एक्चुअली वो मुझे लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कह रहे थे। एक तो शुरुआत यहाँ से है। दूसरा, किसी को इस बात की बड़ी चिंता है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय खाली हो चुका है। हाँ, स्वाभाविक तौर से देश के प्रधानमंत्री मल्टीटास्किंग करते हैं और क्योंकि एक राज्य में परिणाम हमारे पक्ष में इतना कुछ आ गया, एक प्रधानमंत्री दिल्ली का कार्यालय संभालता है, अंतर्राष्ट्रीय कोविड को भी संभालता है,
देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभालता है और एक चुनाव कैंपेन में भी पहुंच जाता है और वहां परिणाम दे देता है, तो स्वाभाविक तौर से जिसके क्षेत्र में प्रवेश करके एक राज्य के एक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, उसे पीड़ा होती है कि साहब एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत क्या है कि आखिर वो अपनी दिल्ली की सरकार को भी चलाता है, देश की सरकार को भी चलाता है, चुनाव कैंपेन भी करता है और संवाद भी कायम करता है। तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक है कि बेचैनी होना चाहिए। ऐसा इन लोगों की शायद मंशा थी कि सब लोग कहे कि भाई देखिए हम वोट मांगने आए हैं लेकिन हमको वोट मत दीजिए, हम चुनाव हारना चाहते हैं इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है और राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में उन्होंने अपना ये पक्ष भी निभाया और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका पश्चिम बंगाल में निभाई। तो मैं समझता हूं कि ये जीत आपकी हो चुकी है, उसका जश्न जरूर मनाएं, लेकिन ये भी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी बौखलाहट का कारण बन चुका है कि प्रतिपक्ष में जहां कल वामपंथी बैठते थे, जहां कांग्रेस बैठते थे, आज प्रतिपक्ष में एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री देश में बैठे हैं और पश्चिम बंगाल में एक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद पहली बार पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन। राइट अभी एक ट्वीट में देख रहा था, खासतौर से बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया और मैं टीएमसी के प्रवक्ता के पास इसका रखना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जो हिंसा और हमारे कार्यालयों पे जो हिंसा हो रही है उसके लिए इंश्योर करें, सरकार इंश्योर करे, जो बन रही है और जो निर्वाचित सरकार है उसके तरफ ध्यान दे और ये हमले ना हो, रोके जाएं। टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ ये बात रखना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि हिंसा का जो स्थान मैं समझता हूँ गणतंत्र में नहीं है। हिंसा हमें पसंद नहीं और हम चाहते भी ना, और खासकर ममता बनर्जी कभी हिंसा के लिए आगे नहीं बढ़ी। 2011 में सरकार बनी थी तो उन्होंने, आपने सुना होगा कि अगर हिंसा हम लोग करने चाहते तो बहुत बड़ी हिंसा होती, लेकिन उन्होंने रविंद्र संगीत बजाकर पूरे बंगाल को चलाया। 2016 में भी इसी तरह से। अभी देखिए इलेक्शन का दौर, आज इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, अभी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है। इलेक्शन कमीशन को इसको पूरी तरह से देखना चाहिए और जब ममता बनर्जी के अंदर में आएगी, मैं समझता हूँ ममता बनर्जी वापस जिस तरह से 2011 से कार्यालय पे हमला, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, कार्यालय पे हमला और कार्यकर्ताओं से मारपीट, ये ट्वीट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं बोल रहा हूं तो कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इस पे नजर देनी चाहिए और जो किया है उन पे एफआईआर करनी चाहिए। और ये जरूरी है कि हिंसा अगर होगी तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये राजनीति के लिए और देश के लिए बहुत खराब बात है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, देश में प्रधानमंत्री ऐसे हैं वैसे। देश का जब 2020 में जब कोरोना के मामला आया था तो याद होगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए जनाब अली ये ट्वीट बीजेपी का है और वो ये कह रहे हैं कि हिंसा में आप हैं मुलविस, आप मुलविस हैं, आपकी पार्टी मुलविस है, वो ये कह रहे हैं। में अगर कोई आपस में भी झगड़ा हो जाता तो तृणमूल को याद कर लेते। बीजेपी पे रास्ते पे कोई मर जाता तो उसके लोग को उठाकर बोलते भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तृणमूल का हाथ है। तो ये तृणमूल का हाथ उनके लिए बहुत इजी एक कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर चलते हैं। उस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन इतना कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार बनाने लगी थी तो उस टाइम कोरोना का याद नहीं आता, यूनाइटेड इंडिया का टीम इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इशू इंपॉर्टेंट है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, रोकी जानी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बंगाल के चुनाव खत्म हुए और पहले भी नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन जमकर हिंसा हुई और ये चुनाव में पहले भी अंदेशा था। कम्युनिस्टों के ऊपर आप जो आरोप लगाते थे तो क्या वो इसी प्रकार से सुविधावादी आरोप हुआ करता था उस समय? क्या वो सारे अत्याचार जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आपके ऊपर करते थे, जो आपके समता में आने के बाद आप ही की छत्र छाया में आ गए हैं, चाहे वो साईबाड़ी हत्याकांड हो या फिर और कोई भी हत्याकांड वाले हो, तो क्या जिसको आपने पनाह दी है आपकी छत्र छाया में, तो क्या वो सब बातें उसी समय इस प्रकार से झूठी अफवाह हुआ करती थी? जो 13 लोग शहीद हो गए। तौसीफ साहब, हिंसा को लेकर बात है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, हालांकि जश्न पे इलेक्शन कमीशन ने मनाही की है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का आरोप कि टीएमसी के द्वारा हिंसा, कार्यालय पे लूटपाट और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट।
तौसीफ भाई। देखिए 6 बजे ममता बनर्जी ने प्रेस को संबोधित किया था और उससे पहले भी 5 बजे के करीब उन्होंने भी छोटा सा एक बयान दिया था। तो उन्होंने साफ कहा है कि विक्ट्री प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने धन्यवाद करते हुए कि बंगाल की जनता ने तृणमूल पे भरोसा दिखाया है और हम अभी सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देंगे और वो है कि कोरोना से कैसे हमें लड़ना है। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है। अगर आप हिंसा की बात करते हैं तो ये बीजेपी का कल्चर है हिंसा करना। 2019 का रिजल्ट निकला था जब 18 MP सीट वो जीते थे तो जगह जगह में उन्होंने दंगा करवा दिया था। भाटपाड़ा एक उसका एग्जाम्पल था। उसके बाद और एक जगह पे वहां पे काकीनाडा के पास में वहां पे उन लोगों ने कराया था दंगा। वो उनका एग्जाम्पल है कि जो चुन चुन करके दुकान जलाए गए थे। और तृणमूल के पार्टी ऑफिस को उस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंडर में था। चार्ज ममता बनर्जी के हाथ में नहीं आया था। रिपोर्ट हुई उसके बाद एफआईआर में कुछ रिहैबिलिटेट किया। कानून व्यवस्था तो राज्य का विषय है। होना ही नहीं चाहिए था। बीजेपी ने हिंसा किया ही क्यों? सरकार जब अपने हाथ में ले लिया था ममता बनर्जी ने, अगर आपने बुक किया है तो मुझे बताइए। अगर आपने एफआईआर में लोगों को बुक किया तो रखिए ऑफिस को। उस वक्त बीजेपी ने तृणमूल के ऑफिस को कब्जा कर लिया, वापस तृणमूल के लड़कों को अपना ऑफिस लेना पड़ा। तो इस तरह की घटना, यह बीजेपी का कल्चर है, यह बंगाल का नहीं कल्चर है, यह तृणमूल का कल्चर नहीं है। इसलिए हिंसा की कोई जगह नहीं है। उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं मैं। और अगर कहीं पे कोई हिंसा हो, अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो वो जाए, वो सख्त कानूनी कार्रवाई उस पर कराए, पुलिस में रजिस्टर करे केस। इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रहेगी कि वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और वो लोग इसे एक राजनीतिक एक्सक्यूज के तौर पे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उनका रहा है, यही उनका रवैया रहा है। हमने देखा है पिछले 1.5 साल में जो जितने भी चुनावी रैली हुए हैं, जितने भी टीवी डिबेट हुए हैं, वो सिर्फ बंगाल को बदनाम करने का काम करते आए हैं। लेकिन इसका कोई असर बीजेपी की कल्चर है, ये बीजेपी की कल्चर है। 2019 के चुनाव के बाद भी दंगा कराया और ये बीजेपी की कल्चर है। जी प्रतीक जी ये इल्जाम आपके सामने लगाया उन्होंने कि जी प्रतीक जी, मुझे याद है और मैं एक उसे उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार में मैं बहुत लगातार चुनाव लड़ता रहा लालू यादव जी के खिलाफ और 15 साल तक उनकी सरकार रही। और 15 साल, 10 साल और 15 साल जिस प्रकार से चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद आतंक रहता था उस सरकार का, लोगों ने एक बार पता लगा ही लिया। और अब जब लालू जी और आरजेडी की सरकार गई तो 15 साल हो चुका है। मुझे लगता है कि ममता जी के 10 साल हो गए, 5 साल और बचे हैं। और अगर ये कहते हैं और इस बात जिस प्रकार से प्रवक्ता टीएमसी के अपनी दावा कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये भड़काना चाहते हैं। और यही एक परंपरा है जो राजनीति में आज हमें मजबूत उपस्थिति दे रही है। पश्चिम बंगाल में हम थोड़ा और धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। हमारे कार्यकर्ता और सहन करके भी, धैर्य रख करके थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता शायद आने वाले दिनों में अगर ये इनकी मानसिकता रही तो हो सकता है इस बार ये चुनाव जीत गए। राजीव जी एक बड़ी खबर आ रही है। राजीव जी एक बड़ी खबर आ रही है। जी राजीव जी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग की है। टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग की है। और ये एक अहम बात, क्योंकि वहां पे लगभग 1650 वोटों से ममता बनर्जी चुनाव हार गई। लेकिन अब टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग की। टीएमसी के प्रवक्ता से सबसे पहले रिएक्शन। जी जनाब। देखिए, इससे पहले जब करीब लगभग 4 बजे का वक्त समय था तो उसमें दिखाया गया कि 1200 वोट से ममता बनर्जी को जीत मिली है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चल रहा है कि 1656 वोट से ममता बनर्जी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं तो कंट्रोवर्सी कर लिया, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल रहा था। आप लोगों के टीवी के माध्यम से ये सारी चीजों को देखा जा रहा था। तो जरूरी है ऐसा कि अगर एक बार जीतता है, दूसरी बार थोड़ी देर बाद हार दिखाई देता, तो इसमें मतगणना अगर दोबारा हो जाए तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। अगर जो जीतेगा तो जीत तो उसी की निकलेगी जिसके पास ज्यादा वोट होगा। इससे कोई मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपने, अच्छा अगर दोबारा हार गए तब तो तसल्ली रहेगी ना। दोबारा भी अगर यही निकला तो तसल्ली रहेगी, ये कहना है आपका? बात नहीं है कि इलेक्शन रिकाउंटिंग बहुत जगह पे होता है और बहुत इलेक्शन और इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन भी डिमांड कर सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन अगर रिकाउंटिंग का अलाउड नहीं करता है तो इसमें कोर्ट जाने का भी स्कोप रहता है। कोर्ट में जाके इसको दर्ज किया जाता है और वहाँ फैसला होती है। बहुत ऐसा केस जी बिल्कुल राइट। और करना अगर आपको समझ में आता है। टीएमसी ने ये बड़ी खबर कि टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग की। राज लहरी साहब, आपका एक टेक इस पर। भाई साहब, एक ही टिप्पणी है इसमें कि ये मांग उनकी उचित है कि वो रिकाउंटिंग, ये उनका अधिकार है कि वो रिकाउंटिंग का दावा कर रहे हैं। और इसके हिसाब से मुझे लगता है भाजपा को भी ये सारे के सारे केंद्र में रिकाउंटिंग तो फिर हो जानी चाहिए, क्योंकि टीवी में, टेलीविजन में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर होके कोई ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता है कि कोई जीत गया है कि हार गया है। ये इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट या फिर वहां पे उपस्थित जब काउंटिंग हो रहा है, उनके काउंटिंग एजेंट्स वहां पे थे, उनसे ये कंफर्मेशन ली जा सकती है। अगर टीवी के रिपोर्ट के ऊपर निर्भर होके कोई ये दावा करता है कि पहले हार गया था फिर बाद में जीत गया, कि पहले जीत गया फिर बाद में हार गया, तो सारे के सारे केंद्र में रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ये एक नागरिक के हिसाब से मेरी मांग है। जी ठीक है, लेकिन वो एक संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने नंदीग्राम में ये बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि रिकाउंटिंग का प्रश्न नहीं है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगाया गया, कहा गया कि बीजेपी का स्पोक पर्सन है की तरह बिहेव कर रहा है, ये जरूर एक बहुत खतरनाक बात है जो कि नहीं। जी रोड़ी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। राजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ये एक जरूर खतरनाक बात है जिसको कि आज ममता बनर्जी ने कहा। हार जीत तो होती है, लेकिन आगे ये कहना ये ज्यादा बड़ी बात है। राजीव जी देखिए प्रतीक जी, नंदीग्राम में जो चुनाव की बात कह रहे हैं कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर सब कुछ होता है और एक बार रिटर्निंग ऑफिसर ने यदि सर्टिफिकेट जारी कर दिया है तो ये फिर कोर्ट में ही तय होगा कि वो काउंटिंग सही था या नहीं है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है तो स्वाभाविक रूप से जो भी कैंडिडेट है उसका दावा बन सकता है और रिटर्निंग ऑफिसर को उस पर विचार करना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय नहीं है। जहां तक एक पक्ष में मैंने भी ममता जी के उस भाषण को सुना और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा था। तो अगर इलेक्शन कमीशन सचमुच इस प्रकार का पक्षपात कर रहा था तो फिर वो उनको सही परिणाम और वो वापस सत्ता में कैसे आई? अगर इलेक्शन कमीशन के पास वही ताकत था कि लोगों को जिता सके या हरा सके, तो मुझे लगता है कि जैसे उनके आरोप शुरू से थे उनको हार जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए जो संवैधानिक संस्था है उस पर आरोप लगा के आगे के राजनीति को बल देना और उस पर अपनी राजनीति बढ़ाना, ये शायद एक छोटा सवाल है। और मुझे नहीं लगता है कि बिना तथ्यों पर इस प्रकार के चुनाव आयोग पर आरोप लगाना उचित है। लेकिन अब क्योंकि कोई जीत हो जाने के बाद अपने जीत का कारण चुनाव आयोग नहीं है, उसी चुनाव आयोग ने व्यवस्था की, उसी ने तिथि निर्धारित की, उसी ने पुलिस की व्यवस्था की, उसी ने बैलेट पेपर छपवाए, उसी ने प्रचार करने का माध्यम बनाया। और आज अगर आप चुनाव जीत गए हो जी खालिद जी, मैं आ रहा हूं। पर आरोप लगाना कहां तक सही है? जी खालिद जी, आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। देख लिया मैंने। जी खालिद जी बोलिए, अब बोलिए। देखिए इनको ये एक जानकारी दे दें कि इनके ही बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा, ये तृणमूल कांग्रेस से ज्वाइनिंग के पहले उन्होंने ये एक बात कही थी कि उनके ही नेता भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन अभी बहुत माने पक्षपात कर रही है। तो ये उनका शब्द है और ये अभी कह रहे हैं ममता बनर्जी कह रही है, तो कहां पे गलत कह रही? क्योंकि ममता बनर्जी के कहने का सीधा साधा मामला ये है, जिस तरह से इलेक्शन करवाया गया यहाँ पे आपने देखा कि 8 चरणों में इलेक्शन करवाया गया। ममता भाई 215 आप हैं जनाबे आली, वो यही तो कह रहे हैं कि 215 अगर वो पक्षपात करते, उनके पास इतनी ताकत है तो वो होते 75 और बीजेपी होती 215। वो ये कह रहे हैं, ये वो तर्क दे रहे हैं। इसलिए इस पे मैं कह रहा हूं बिहार का माहौल इन्होंने नहीं यहाँ पे बन नहीं पाया। अगर 100 वोट 200 वोट 15 वोट 17 वोट का मामला रहता तो ये पक्षपात करने में देरी नहीं करते। और वो इनका प्लान भी था, जो प्लान फेल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बिहार में वो कर चुके थे 10-15 सीट का जो पक्षपात करना था उन्होंने अच्छा काम कर दिया था। लेकिन बंगाल में इतने फासला, वोटों का फासला इतना ज्यादा था कि अब इनको यहाँ पे पक्षपात करने का मौका नहीं मिला। आखिर में ममता बनर्जी के लिए इन्होंने पक्षपात करने की कोशिश की, उसी का रिजल्ट है कि एक बार जीता दूसरी बार हारा। तो इससे पता चलता है। टीम इंडिया तो मुझे नहीं है, टीम इंडिया तो ऐसे हालात में लगता नहीं, लेकिन जवाब ही दे दीजिए। टीम इंडिया तो मुझे लगती नहीं
बनना कुछ कई बार आता है। जीत का जी राजीव जी। कई बार मैं प्रतीक जी समझ सकता हूं, कई बार जीत का अहंकार होता है और जीत के अहंकार में लोग टिप्पणियां करते हैं, और वैसी स्थिति में जब बड़ी जीत हो जाए तो बड़ी टिप्पणी करते हैं उस संस्था के खिलाफ जिसने आपको आपकी उस व्यवस्था को कायम किया है। ये कोई बहुत आश्चर्य नहीं। या तो वो फिर हारते तो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को मैनेज कर दिया है, और जब जीत गए तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्र की सत्ता के खिलाफ आपने टिप्पणी करनी है। लेकिन हमारी संतुष्टि है कि इसी चुनाव आयोग ने आज निष्पक्ष चुनाव कराने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति में और एक बड़ी जीत के साथ हम वहां हैं। हमें आस्था है संवैधानिक संस्थाओं पर, हमें आस्था है उच्चतम न्यायालय पर, हमें आस्था है कि व्यवस्था पर, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के नाते एक संवैधानिक ढांचे के भीतर रह करके शपथ लेने के बाद, और खास करके जो जिस प्रकार का तांडव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसे रोकना ये राजधर्म है, और राजधर्म में विश्वास करने वाले लोग ऐसे आरोप नहीं लगाते। जी जी राजीव जी, लास्ट तौसीफ, लास्ट आपका कमेंट, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूँ। तौसीफ, लास्ट कमेंट आपका। देखिए 2019 में बीजेपी को लगभग 122 सीट 121 सीट में बढ़त मिली थी, और आज उनको बंगाल की जनता ने ला करके पटक दिया है 70-80 के बीच में। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी गलत रास्ते में है। बीजेपी के काम को बंगाल जनता, हमारे देश की जनता, बंगाल की जनता पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, 5 राज्यों में हुए हैं चुनाव, जिसमें से सिर्फ एक जगह है असम में जहां उन्हें सरकार बनती हुई दिख रही है। पुडुचेरी में असम में वो है, उपस्थिति है उनकी, और वो सामने नजर आ रही है। लेकिन उनका कहना है कि हम 3 से 75 पे हैं, और ये हमारे सशक्त विपक्ष की एक निशानी है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सामने टैली है वो आप देख रहे हैं, 215, 75 और कांग्रेस प्लस 1 और अन्य 1। आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन वक्त है 100 बात की, एक बात का, किशोर आजानी के साथ।